आदरणीय डीन मैम, सभी एचओडीज, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स और मेरे प्रिय प्रेक्षकों, आप सभी का हमारे नुक्कड़ नाटक में स्वागत है। हम पिछले 10 वर्षों से विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक करते आए हैं, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अब्यूज, कैंसर, डिप्रेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हेल्थ केयर नेग्लिजेंस, अति सर्वत्र वर्जयते और वुमेन्स हेल्थ। इन सभी के माध्यम से हमें समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। हमने सोसाइटीज, गार्डन्स, मेडिकल कॉलेजेस जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज, एनकेशा, जीमर 16 और नॉन मेडिकल कॉलेजेस जैसे एनएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुजरात कॉलेज और पब्लिक प्लेसेस जैसे काकरिया, स्क्रैपयार्ड में भी नुक्कड़ नाटक किए हैं। हमें ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि पिछले 2 सालों से एएमए में आयोजित प्रतियोगिता में हमें स्पेशल कैटेगरी अवार्ड हासिल किया है और इसके अलावा इसरो जैसी संस्था से भी हमें आमंत्रण मिला है। इसके साथ गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र में भी हमारा उल्लेख हुआ है। आप अभी जो नुक्कड़ नाटक देखेंगे उसमें एक्टिंग हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने की और स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक सभी सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने मिलकर की। पिछले 10 वर्षों से निरंतर चल रहा हमारा ये नुक्कड़ नाटक एक बार फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है और इस वर्ष हमारा विषय है मिथ्याजाल, एंटैंगल्ड इन सोसाइटल मिसबिलीफ। मिथ्याजाल एक ऐसा जाल जो सच और सोच के बीच उलझा हुआ है, जहां हकीकत कम और गलत धारणाएं ज्यादा होती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें समाज बिना सोचे समझे फंस जाता है और फिर वही गलत सोच सच बनकर जीने लगती है। तो चलिए मिथ्या के इस जाल को तोड़े, सच और जागरूकता से एक नया समाज जोड़े। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों नीचे बैठ रहे हैं वाले हमारे लोगों का हमारे बंद करो कि हम ज्ञान के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम एक ऐसी मिथ्या जाल से बंधे हुए हैं जो हमें सभ्य समाज बनने से रोक रहा है। मैं इस गाथा की सूत्रधार आप सभी को निमंत्रण देती हूँ इस यात्रा पर चलने का, जो इस समाज को एक नई दिशा दिखाएगी। और घबराहट का नाम तुम्हारे सर पे लगी लगाम, जहाँ हिम्मत हार माने वहीं मेरा बसेरा है, हर कमजोर पर सिर्फ मेरा ही घेरा है। मैं वो अंधेरा हूँ
की मशाल थामे अड़िग खड़ा है। यदि तुम स्वयं को प्रबल समझते हो तो करो शंखनाद, आरंभ करो इस महायुद्ध का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन मन कभी ना जीते ऐसी समाज की रीत। ऐ समाज, तू नाम देता है, तू इंसाफ देता है, हर दर्द को चरित्र का बेदाग देता है। तेरे अज्ञान ने उसके अस्तित्व को तोड़ दिया, तेरे भ्रम और वहम ने उसका जीवन ही मोड़ दिया। वो दोषी नहीं, गुनहगार नहीं, बस हालातों से लाचार सही। जिसे तू गलत कहता रहा वो तेरी सोच है, सच्चाई नहीं। क्यों खामोश है तू, क्यों बनता है अनजान? तेरी झूठी सोच ने किया गीतों का अपमान। उठ समाज, अब जाग जा, भ्रम की जंजीरें तोड़ जा, थाम ले टूटे रिश्तों को, इंसानियत का नाता जोड़ जा। इन झूठी तहजीबों का नकाब उतार दे, अंधे इस समाज को सच का आईना दिखा दे। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज के मुकदमे का मूल विषय ऐसी अवस्था पे आधारित है जिसमें व्यक्ति का समझने और प्रतिक्रिया देने का तरीका भले ही भिन्न हो, पर उनकी भावनाएं अन्य के समान ही होती है। इस कार्यवाही में समाज द्वारा किया गया असंवेदनशील व्यवहार और गलत व्याख्याओं से हुए प्रभाव पर विचार हो, मेरी यही दरख्वास्त है। भिन्नता को मानते हुए अलग व्यवहार करना किसी भी रूप में अन्याय तो नहीं कहलाता। योर ऑनर, भिन्नता के नाम पे ऑटिज्म जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन वाले व्यक्तियों को पागल कहा जाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि ऑटिज्म प्रमुख रूप से आनुवंशिक होता है। ये जानते हुए भी पूरे समाज के सामने इनकी संवेदना को धुतकारा जाता है। ये समाज के द्वारा किया गया अन्याय नहीं तो और क्या है? आप समाज की बात कर रहे हो, इस समाज को मिला ही क्या है? हर कदम पर मदद का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी आज वो कटघरे में खड़ा है। मदद के नाम पे सिर्फ कमजोर साबित करने का प्रयास किया गया है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बात का खंडन करते हुए मैं अदालत के समक्ष एक प्रमाण पेश करना चाहूंगी। अनुमति है। सच का आईना दिखा दे, बचाओ पक्ष ने पेश किया है प्रमाण। कानून के इस कटघरे में सच ही बनेगा पहचान। देवियों और सज्जनों, मैं महोदय श्री से अनुरोध करती हूँ कि मैं विद्यालय के आरंभ की शुभ घोषणा करते हुए 2 शब्द कहें। सबको हमारा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आयोजक समिति को शुक्रिया कहना चाहता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में 1.5% लोग ऑटिज्म से प्रभावित हैं। इतनी बड़ी आबादी के इतने छोटे से हिस्से पे क्यों ही ध्यान दें? ये बात आपके जहन में भी आई होगी, लेकिन 1.5% यानी करीबन 2 करोड़ की संख्या होती है। हमारा उद्देश्य इन ऑटिस्टिक बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे पढ़ लिख सके और बिना झिझक अपनी बात रख सके। इस विद्यालय का निर्माण इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर हम सब मिलकर इन बच्चों को सहयोग दें तो इनके भीतर आत्मविश्वास का भाव जागृत हो सकता है। आखिर में आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी महोदय श्री से विनती है कि वे उपहार देकर बच्चों को प्रोत्साहित करें। यह तो केवल एक उदाहरण था। ऐसी अनेक योजनाएं और संस्थाएं हैं जो ऑटिस्टिक लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्यरत है, जैसे कि समर्थ, ज्ञान प्रथा, गरुड़ा, निर्मया इत्यादि। इसके अलावा भी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सब इस बात का पुख्ता सबूत है कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सभी सेवाओं और योजनाओं का होने का क्या फायदा जब लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता ही ना हो? हमने बस अभी तक एक तरफा कहानी सुनी है। मैं चाहती हूँ कि अदालत इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखे। गवाह को पेश किया जाए। जज साहब, आपने अभी प्रमाण के रूप में जो महोदय श्री का भाषण देखा, उसके पीछे की सच्चाई यह है कि शब्दों से नहीं, साक्ष्यों से होगी
तो क्या ये सारा तामझाम सिर्फ 1.5% लोगों के लिए? ये सब करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इनको कुछ भी सिखाना पानी पे लकीर खींचने के समान ही तो है। आखिर में पागल तो पागल ही रहता है। महोदय श्री, इन्हें इन तकलीफों से गुजरना ना पड़े, इसलिए तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। मेरा तो ये मानना है, ये ऑटिस्टिक बच्चे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये नाटक करते हैं। इसमें सच्चाई नहीं, दिखावा है। तुमने सुना? हम पागल हैं? हम नाटक करते हैं? क्या हम काफी अलग हैं इनसे? बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मंच पे चलो। माय लॉर्ड, ये तो सिर्फ समाज की एक हस्ती थी। बाहर हजारों हैं जो भलाई का नकाब ओढ़कर संकुचित विचारधारा ले बैठे हैं। इनको तो लगता है कि ये सब एक दिखावा है, एक नाटक है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। डॉक्टर साहब, आपसे अनुरोध है कि आप हमें ऑटिज्म पर सही जानकारी दें और समाज में इसके प्रति जागरूकता लाएं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसके लक्षण 3 वर्ष की आयु से पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और यह प्रमुख रूप से आनुवंशिक है। समाज जिस चीज को असामान्य या अजीब कहता है, वे चीजें ऑटिस्टिक लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोग बातों और हरकतों को बार बार दोहराते हैं। कुछ अपनी रोज की दिनचर्या या वातावरण में बदलाव पसंद नहीं करते। कुछ आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते, तो कई शोर या भीड़ से परेशान हो जाते हैं। इसके साथ साथ तनाव, बेचैनी के कारण खुद को हानि पहुंचाने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सिर्फ लक्षण नहीं, उनके दिमाग के काम करने का अलग तरीका है। जज साहब, अब मैं आशा करती हूँ कि अदालत इसकी गंभीरता को समझेगा। अगर गंभीरता को सही मायने में समझा जाए तो समाज की एक खोखली कोशिशें कुछ मायने नहीं रखती। आखिर में कुछ भलाई का तो हो रहा है ना? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ऐसी छोटी मोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? किसी को लगातार पागल बुलाना आपके लिए छोटी बात हो गई? मुझे तो लगता है कि आप भी समाज की इस विचारधारा की शिकार बन गई हो। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन के पास कोई पुख्ता दलील है ही नहीं। वे सिर्फ अपने बचाव के लिए बेवजह झूठे आरोपों के आड़े अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं। बस! कान फट रहे हैं मेरे। अब आपकी दलीलें सुनते सुनते अगर मैं आपकी तरह बात नहीं कर पाता, आंख से आंख नहीं मिला पाता, तो क्या मैं इंसान नहीं? जब मेरे ख्याल मेरे शब्दों तक नहीं पहुंच पाते, तब मुझे पागल साबित किया जाता है। थक चुका हूं मैं। अब किसी से कोई शिकायत नहीं। यह समझने से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है। अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। आप सब कुछ देख ही चुके हैं जज साहब कि कैसे उसके अलग नजरिए को पूरे समाज के सामने दोषी बना दिया गया है। मेरी बस अदालत से एक ही दरख्वास्त है कि आज का फैसला किसी मुकदमे या हालात पर नहीं, बल्कि निष्पक्षता और इंसानियत पे हो। दोनों पक्षों की दलीलों
बात है कि ऑटिज्म दिमाग के विकास का एक अलग तरीका है। अगर बचपन में ही ऑटिज्म की स्क्रीनिंग हो जाए तो हम उनके लक्षणों की तीव्रता को नियंत्रण में रख सकते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा की गई रिसर्च से यह साबित होता है कि हमारे द्वारा बनाया गया माहौल, उसमें हो रही बातें और हर एक छोटा कदम उन पर गहरा असर डालता है। हम हमारे सकारात्मक व्यवहार से उन्हें सहकार दें तो वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सफलता का मतलब सब जैसा बनना नहीं, पर खुद जैसा रहकर आगे बढ़ना है। समाज को उन्हें उनकी कमजोरियों और खूबियों के साथ स्वीकार करना है। हर इंसान खास है, बस उसके उड़ान का आकाश अलग है। किसी की दुनिया खामोश सही, पर हर एहसास में वही उमंग। ऑटिज्म कोई कमी नहीं, बस समझ का अलग सा ढंग है। तो उन्हें अलग मत समझो, इंसानियत में सबका समान हक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन मन कभी ना जीते ऐसी समाज की रीत। ऐ समाज, तू नाम देता है, तू इंसाफ देता है, हर दर्द को चरित्र का पैगाम देता है। तेरे अभियान ने उसके अस्तित्व को तोड़ दिया, तेरे भ्रम और वहम ने उसका जीवन ही मोड़ दिया। वो दोषी नहीं, गुनहगार नहीं, बस हालातों से लाचार सही। जिसे तू कलंक कहता रहा, वो तेरी सोच है, सच्चाई नहीं। क्यों खामोश है तू, क्यों बनता है अनजान? तेरी इस झूठी सोच ने किया कितनों का अपमान। उठ समाज, अब जाग जा, भ्रम की जंजीरें तोड़ जा, थाम ले टूटे रिश्तों को, इंसानियत का नाता जोड़ जा। इन झूठी तहजीबों का नकाबाज उतार दे, अंधे इस समाज को सच का आईना दिखा दे। अरे आ गए भाई, कब से इंतजार कर रहे थे। आ गया। क्या हाल है सबका? बस ठीक ही है। अरे आज तो मौसम भी बढ़िया है और काफी दिनों बाद हम चारों इकट्ठा हुए हैं। हाँ, 4 लोग इकट्ठा हो जाए तो संसद से काम थोड़ी लगती है हमारी चौपाल। वैसे मेरे पास एक पक्की खबर है, अंदर की बात है। लो, बोल पड़ा हमारा चलता फिरता न्यूज़ चैनल। बताओ क्या खबर लाए हो? पास के गांव में एक औरत है, सालों से मां नहीं बन पाई। लोगों ने उसे अशुभ घोषित कर दिया। शादी ब्याह में बुलाना बंद, पूजा में बैठना बंद। कभी कभी कर्मों का फल भी होता है। पूजा पाठ हवन करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मेडिकल साइंस भी कोई चीज है, और वैसे भी आजकल ये बाबा के चक्कर में कौन पड़ता है। अरे वो औरत पड़ गई थी, तानों से तंग आकर वे बाबा के पास गई। बाबा ने उसे जड़ी बूटी दी और कहा पुत्र रत्न की गारंटी। गारंटी? क्या साथ में वारंटी कार्ड दिया? और अगर बच्चा ना हुआ तो नो रिफंड पॉलिसी। बोलो जड़ी बूटी बाबा की जय। तो फिर आगे क्या हुआ? क्या उसने जड़ी बूटी खाई? यही तो असली कहानी है। तो हुआ यूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए? इतने सालों से मुझ पर बाल होने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या इस बाबा की जड़ी बूटी से मुझे गर्भ धारण होगा? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वही कोई उपाय देंगे, फिर मैं भी मां बन पाऊंगी, मेरे घर पे खुशियां आएंगी। खुशियाँ? कैसी खुशियाँ? इतने सालों से तो कोशिश कर रही थी ना, अभी भी मां नहीं बन पाई। निराश क्यों हो रही हो? डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा डॉक्टर? मेरी मानो तो तुम बाबा का उपचार अपना ही लो, वही एक आखिरी रास्ता है। कैसी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो? आज विज्ञान इतना विकसित है, वो हर समस्या का हल दे सकता है। अगर तुम्हें विज्ञान पर इतना ही भरोसा था, तो फिर क्यों गई थी उस बाबा के पास? क्योंकि तुम भी जानती हो कि क्लिनिक के धक्के खाने से कुछ नहीं होने वाला। झूठ है ये सब। डॉक्टर के पास जाना ही सही निर्णय है। तुम कान मत भरो इसके। ऐसी अनजान दवा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम हिम्मत रखो। असलियत तो ये है कि तुम डरती हो। तुम जानती हो कि कमी
कैसी जड़ी बूटी? वो मेरी दोस्त बता रही थी कि एक बहुत प्रसिद्ध बाबा की जड़ी बूटी है जिससे जल्दी गर्भधारण होता है। तो मैं भी बाबा के पास जाकर वो खास जड़ी बूटी ले आई। आजकल के जमाने में तुम भी कहाँ ये बात मान बैठी? तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, लेकिन समाज में तिरस्कार मेरा होता है। मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें होती है कि जैसे मैंने कोई अपराध किया। क्या बच्चे के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं? इन सब से मैं इतनी बेबस हो गई थी कि बाबा का उपचार ही मुझे इकलौता रास्ता दिखा जिससे मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। देखो, अरे देखो तुम लोगों ने क्या किया। मेरी पत्नी को इतना मजबूर कर दिया कि उसकी ये हालत हो गई। अरे कैसा समाज है ये, जब मुश्किल के वक्त साथ देने की बजाय पीड़ित को और पीड़ा देता है। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। कहिए क्या हुआ? डॉक्टर, हम 3 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें बच्चा नहीं हो रहा। इसी कारण मेरी पत्नी ने किसी बाबा की जड़ी बूटी खा ली और अब उसे पेट दर्द और त्वचा पर जलन हो रही है। देखिए, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। इसकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई, सिर्फ जड़ी बूटी ही तो खाई थी। यही सबसे बड़ी गलती थी। बिना जांच, बिना सलाह के कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या देसी दवाई खाना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं सिर्फ माँ बनना चाहती थी। सब लोग मुझे बहुत ताने देते थे। माँ बनने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीका अपनाना नुकसानदायक है। ऐसी अनजान जड़ी बूटियाँ हार्मोन्स बिगाड़ सकती है, गर्भाशय को नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में गर्भधारण की संभावनाओं को और कम कर सकती है। मतलब इससे समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर, आप हमें सही रास्ता बताइए। हम इलाज करवाएंगे, पर अब किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन ये मर्द और औरत दोनों में हो सकते हैं, तो इसका दोष आप खुद को मत दीजिए। दोनों में कैसे? इसके कई कारण हैं, जैसे हार्मोन्स का असंतुलन, गोद में रखे लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी, शराब, धूम्रपान, अत्यधिक स्ट्रेस। इसके अलावा आप दोनों के जनन तंत्र में किसी भी प्रकार की खामी के कारण ये हो सकता है। हम आप दोनों के कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिनके रिजल्ट आने के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इसका उपाय क्या है डॉक्टर? अगर टेस्ट में कुछ आता भी है तो हमारे पास इसके कई सारे उपाय हैं, जैसे हार्मोनल थेरेपी, IVF, IUI, और अगर इनसे भी कुछ ना हुआ तो अडॉप्शन का एक विकल्प है ही। तो अब ध्यान रखना कि बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना। अरे आगे तो बोलो, टेस्ट रिजल्ट क्या आया? ये सब इसे कैसे पता होगा? ऐसा कोई पता नहीं जिसकी मुझे खबर ना हो, और ऐसी कोई खबर नहीं जो मुझे पता ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें कहना क्या, कमी तो उस औरत में ही होगी। खा गए ना धोखा। टेस्ट रिजल्ट के अनुसार कमी उस औरत में नहीं, मर्द में थी। तुमने सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? लगभग 40 से 50% केसेस में कारण अक्सर मर्द ही होते हैं। लेकिन बांझपन शरीर की स्थिति है, चरित्र का दोष नहीं। लेकिन 100% केसेस में इल्जाम पत्नी पर लगाया जाता है। अशुभ, अपवित्र, न जाने क्या-क्या बुलाया जाता है। ये सारा मजाक अपनी जगह, पर सच ये है कि समस्या किसी में भी हो सकती है, और हमारे ताने किसी को अंदर से तोड़ सकते हैं। शायद सबसे बड़ा ग्रह दोष हमारे मन में ही है। बांझपन मर्द और औरत दोनों में हो सकता है। जिस दिन पंचायतें ताने देना छोड़कर जागरूकता फैलाएगी, जिस दिन लोग मिथ्या पर भरोसा करने की बजाय सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, और समाज उंगलियां उठाने की जगह हाथ थामेगा, उसी दिन सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मन के आए हार है, मन के भीतर जीत, लेकिन मन कभी ना
मुझसे नजरें ना चुरा ले, कहीं रिश्ते मेरे नाम से ही दूरी ना बना ले। पर दिल में एक यकीन अब भी जिंदा है कि इंसानियत का रिश्ता हर डर से बड़ा है। आज हिम्मत की सांस लेकर ये सच बता रहा हूं। हाँ, मुझे HIV है, ये खुलकर कह रहा हूं। कड़वे सच का अंधेरा जब छाएगा, बताओ समाज क्या तब भी साथ निभाएगा? उंगलियां थामेगा या डोर काट जाएगा? सच के पार से क्या रिश्ता टूट जाएगा? पीड़े का एक तूफान उठा है और रिश्तों का रंग छूट रहा है। एक एक करके उम्मीदों का वो कच्चा धागा टूट रहा है। ऐ महफिल, जुल्मी महफिल, ऐ महफिल, जुल्मी महफिल। दूर है मुझसे, छूना मत, तेरा रोग मुझे लग जाएगा। दुनिया थूकेगी हम पर भी, तेरा कलम मुझे लग जाएगा। तू मर जा किसी अंधेरे में। गुनाह किया है तूने, ये पाप किया है तूने, तेरी ऐसी वैसी रातों का नतीजा पाया तूने। तू मर जा किसी अंधेरे में। तेरी लापरवाही थी कि तूने जांच कराई देर से, तेरे साथ काम करने से मौत खड़ी है घेर के। तू मर जा किसी अंधेरे में। गलती हो गई मुझसे कि रिश्ते जोड़े तुझसे, तेरे साथ भविष्य देखने की चूक हो गई मुझसे। तू मर जा किसी अंधेरे में। ध्यान से देखो इस महफिल को, विश्वास यहाँ पर जो टूटा था, जिस रिश्ते की डोरबंदी थी, वो रिश्ता यहाँ पर छूट रहा था। और अकेलेपन के साए में सब असली रंग दिखाए थे, उन रिश्तों ने ही मार दिया जिनको अपने बनाए थे। कहते हैं सीधा से जा मर जा किसी अंधेरे में, जा मर जा किसी अंधेरे में, जा मर जा किसी अंधेरे में। महफिल में उससे की मौत छुपी थी, मौत छुपी थी, मौत छुपी थी, मौत छुपी थी, मौत
भय से एक इंसान को ही समाज से वंचित कर देते हैं। इन कहानियों ने समाज की सोच पर कई सवाल उठाए, पर क्या समाज पर कोई असर हुआ? इतना कुछ होने के बाद भी समाज वही खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। इतनी जल्दी थोड़ी बदलेगा समाज। सदियों से जो सोच बैठी थी इतनी आसानी से कैसे जाएगी? पर जब तक हम हैं डर, अज्ञान और मिथ्या, तब तक सच की आवाज दबती ही रहेगी। समाज बदलेगा, हा 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 हा। समाज दूर डरता है बदलाव से, सवाल पूछने से। अब डर नहीं, अब चुप्पी नहीं, अब सवाल उठेंगे, अब समाज बदलेगा। डर तो फैलेगा, सब में बटेगा, बातें बनेगी, अंधेरा गिरेगा, भारत ज्ञान का ये जाल अब ना हो सके सका। मिथ्या टूटेगी, सच ले जागेगा, तेरे इस जाल में कोई ना फंसेगा। बात याद कर ले आज, अब कभी ना डरे समाज। स्वयं सवेरा को हो रहा है धीरे धीरे उठ रहा, जंजीरों को तोड़कर भी सबके सामने खड़ा। कर प्रहार, कर संहार, तोड़ दे ये मिथ्या जाल। उठ समाज तोड़ दे ये मिथ्या जाल। हमारे इस नुक्कड़ नाटक में अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीन मैम का भी स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये कार्य करने की अनुमति दी। सभी HODs एंड फैकल्टीज को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हमारे नुक्कड़ में हमारे साथ सहयोग किया। अब मैं आपको हमारी टीम से इंट्रोड्यूस करूंगी। ऋषा परमार, कंदन कंसारिया, ऋषा मेहता,